जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डेली स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए आपका अगला क्लास और ये है प्रैक्टिस सेट 36वां जीके जीएस का। उसके बाद स्टार्ट होगा 37वां प्रैक्टिस सेट हिंदी वाला। इस प्रकार से सीरीज चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। पिछला क्लास था साइंस का होमवर्क के रूप में पूछ रखे थे आपसे कि वायु क्या है ना। वायु है क्या? वायु तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है या एक उदासीन गैस है? तो वायु मेरे भाई क्या है? कहिएगा सर एक समांगी मिश्रण है। किस किस चीज़ का? जैसे वायु में नॉर्मल हमारा जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन भी मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें फैला हुआ है, नाइट्रोजन भी फैला हुआ है, और भी कई तरह के गैस, आर्गन वगैरह और भी कई तरह के गैसें हैं। इसके अलावा उसमें धूलकण है ना, या जलवाष्प कह लें, जलवाष्प भी है ना, कोहरा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिला हुआ है। और एक प्रकार का क्या है वो समांगी मिश्रण है। इस प्रकार से मिला हुआ है कि हमें पता नहीं चलता इसमें अलग क्या है ना, समांगी मिश्रण है वो। तो कुल मिलाकर के वायु एक मिश्रण है, उसको ना तत्व बोलेंगे, ना ही यौगिक बोलेंगे, ना एक उदासीन गैस है, मिश्रण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और सही आंसर करने वाले में से है ब्रिजेश, काजल, ज्योति, प्रिया, पूजा, अंबिका, आरती और निकेश। चलिएगा, आप सभी का नाम ले लिए हैं। अच्छा, ये रहा आप सभी का स्कोर कार्ड। ज्योति 20 में से 15 सही किए हैं पिछले क्लास में, और काजल जो है 20 में से 16 किए हैं, और प्रिया 20 में से 19। प्रिया का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। बाकी 16-15 भी करने वाले आप सभी लोग फिर भी बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग के वर्तमान में कौन है। तो देखिए 2025 में कौन हुआ करते थे? BR सुब्रमण्यम हुआ करते थे। लेकिन अभी याद रखिएगा कब से, कहेंगे सर 24 फरवरी 2026 से नीति आयोग के सीईओ चेंज हो चुके हैं। और कौन बने हैं? तो कहिएगा सर निधि छिब्बर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये किसका स्थान लिए हैं? तो अभी आपको हम बताएं, VR सुब्रमण्यम का स्थान लिए। इससे पहले VR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे। ठीक है, कई बार यही पूछ लेता है किसका स्थान लिया है, तो ये भी पूछ लेता है। वर्तमान में निधि छिब्बर है और 24 फरवरी 2026 को ये अपना पद ग्रहण करते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, बताइए। पृथ्वी का सबसे, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है कि जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का निकटतम नहीं कर रहा है, तो बुध नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो कहिएगा सर पृथ्वी के निकट तो सर शुक्र है। कहाँ पर है सर? ऑप्शन बी में ही दे रखा है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कि सूर्य के निकट कौन सा हो जाएगा, तब हम बुध बोल देंगे, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो कहेंगे सर ऑपरेशन फ्लड सर बहुत बार नाम सुने हैं, इसका संबंध सर दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन ए में ही सर दे रखा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड का कई बार पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, तो जनक भी लिख लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। यदि पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड का जनक, तो कहेंगे सर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नाम लिखिए तो एक बार, नोट अब जो बना रहे हैं, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं। इसके अलावा अनाज उत्पादन को किस नाम से सर जाना जाता है? तो अनाज उत्पादन को हम लोग जानते हैं हरित क्रांति। किस नाम से? हरित क्रांति। और इसमें बेसिकली गेहूं वगैरह के बारे में आता है ना। अंडा उत्पादन में सर हम लोग किसको जानते हैं? तो रजत क्रांति। लिख लीजिए बाबू एक बार, है ना, पूछा जाता है एग्जाम में, रजत क्रांति। अंडा उत्पादन रजत क्रांति। कपास उत्पादन, देखिए नाम मिलता जुलता है लेकिन इसमें रजत रेशा क्रांति लिख लीजिए, रजत रेशा क्रांति। ठीक है, ध्यान से लगाइएगा। रजत रेशा क्रांति पूछे तो कपास उत्पादन, और रजत क्रांति पूछे तो अंडा उत्पादन, हरित क्रांति पूछे तो अनाज उत्पादन, और ऑपरेशन फ्लड पूछे तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये सारे शब्द याद रखिएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आ जाइए। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, बताइए। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? देखिए भाई, बिहार का राजकीय पुष्प कहेंगे सर गेंदा हो जाएगा। लेकिन भारत का पूछे तब तो कमल, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा, राष्ट्रीय फूल। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बिहार का राजकीय। बिहार का जब भी पूछेगा तो राजकीय ही शब्द यूज होता है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर गेंदा हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है आपसे वृक्ष पूछ ले कि राष्ट्र, एक बार लिख लीजिए, हम सब लिखवा देते हैं बिहार वाला। ठीक है, बिहार का राजकीय वृक्ष यदि पूछ ले तब क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर पीपल। लिखिए आराम से एकदम, पीपल लिखिए। ठीक है, इसके बाद यदि पूछे फल कौन सा है राजकीय फल, तो देखिए वैसे तो कई लोग शाही लीची वगैरह भी बताते थे, लेकिन शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है, वो राजकीय फल नहीं है। राजकीय फल यदि पूछ लें तो ऑप्शन में आपको आम जरूर मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय फल भी है भारत का, और बिहार का राजकीय फल के रूप में भी इसको जानता है लोग। ठीक है ना, तो फल के बारे में यदि पूछे कि राजकीय फल कौन सा है, तो आम ही लगाना है आपको। इसके अलावा यदि पूछा
जाए कि राज्य की मछली कौन सा है और पूछा भी जाता है तो देसी मांगुर है, लिखिए देसी मांगुर हो जाएगा, देसी मांगुर, ये भी लिख लीजिए। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि पक्षी कौन सा है ना, पक्षी भी पूछा जाता है, राज्य की पक्षी कौन है बिहार का, तो कहेंगे सर गौरैया। आप सभी लोग घर में देखे होंगे पहले बहुत ज़्यादा होता था, छत का जो है ना फूस का जो घर होता था है ना, तो ऊपर में वो अपना जो है घोंसला बनाया करता था, गौरैया है ना, घरेलू गौरैया। एक तो जंगलों वगैरह में पाया जाता है गौरैया, वो एक अलग गौरैया है। घरेलू गौरैया को राज्य की पक्षी माना जाता है बिहार में, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। इसके अलावा लिखिए राज्य की पशु, इतना आप लिख लीजिए। फिर अगले स्लाइड में हम लेते हैं, यदि पूछा जाए राज्य की पशु कौन सा हो जाएगा तो कहेंगे सर बैल, बैल हो जाएगा। बैल, बैल को एक और नाम से गौर के नाम से भी जाना जाता है कई बार, तो ऑप्शन में बैल ना मिल करके कि गौर भी मिल सकता है, तो लगाइएगा कि वही बैल का नाम है, ठीक है। इसके अलावा राज्य की चिन्ह भी पूछा जाता है, लिख लीजिए। तो हम राज्य की ना लिख करके सिर्फ चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। राज्य की चिन्ह यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, कहेंगे हाँ सर बोधि वृक्ष है ना, 2 स्वास्तिक चिन्ह के बगल में होता है बोधि वृक्ष, आप सभी लोग देखे होंगे है ना, और उर्दू में वगैरह में लिखा रहता है उसमें बिहार, तो बोधि वृक्ष राज्य की चिन्ह है, उसका ध्यान रखिएगा। राजधानी कौन सा हो जाएगा बाबू मेरे, राजधानी तो पता ही होगा बिहार का कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर पटना हो जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में अभी बिहार में कितने जिला हैं, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो कहेंगे सर 38 जिला है, ये भी लिख लीजिए। पूछा जाता है कि बिहार का स्थापना कब होता है ना, बिहार का स्थापना ये बहुत पूछा जाता है, तो स्थापना आप को पिछले भी क्लास में एक बार कराए थे, कहेंगे सर 22 मार्च 1912 को जो है ना ये अलग होता है, तो 22 मार्च 1912 को इनकी स्थापना होता है। तो इसीलिए स्थापना दिवस यदि पूछा जाए, बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जाए बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बोलेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। कब ये अलग होते हैं या इसकी स्थापना होती है तो 1912 ईस्वी में, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिए, देखिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता रहे हैं, बोर नहीं होना है आप सभी को, ठीक है ना। पूछा जाता है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो लिखिएगा बाबू मेरे फर्स्ट सीएम कौन था है ना बिहार का, तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, लिख लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री कृष्ण सिंह। यदि पूछा जाए कि फर्स्ट महिला सीएम कौन था तो लिखिएगा, फर्स्ट पूछा जाए लेकिन महिला सीएम पूछा जाए, फर्स्ट महिला सीएम कौन था तो कौन हो जाएगा, तो कहिएगा सर अच्छे से पता है सर राबड़ी देवी है ना, लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी, ये भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कि प्राचीन नाम क्या था बिहार का, तो लिख लीजिए मगध है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं मगध। तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान रख करके चलना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है, कहते हैं संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है अभी तक, बताइए। संविधान की प्रस्तावना में, देखिए संविधान में नहीं कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में कह रहा है। संविधान में टोटली 106 बार अभी तक जो है ये हो चुका है ना, संशोधन हो चुका है संविधान में, लेकिन कह रहा है प्रस्तावना में कितनी बार हुआ, तो प्रस्तावना में बाबू मेरे एक ही बार हुआ है। कितनी बार, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल एक बार हुआ है। और कब हुआ है तो 1976 ईस्वी में, सर 1976 ईस्वी में केवल एक बार हुआ है। और कौन सा संशोधन, तो उसको 42वां संशोधन के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था उस वक्त, कौन कौन सा, तो लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ था 1976 में तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, इसके अलावा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, लिख लीजिए पंथ निरपेक्ष, और एक और शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हाँ एक जोड़ा गया था अखंडता, कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता। तो ये तीनों शब्द ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है। प्रस्तावना में कुल मिलाकर के अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है और उसी समय 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान में अभी तक टोटली 106 बार संशोधन हो चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, बताइए। अनुच्छेद 17 का संबंध, तो कहेंगे सर अच्छे से पता है, अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता की अंत या फिर अस्पृश्यता की समाप्ति, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो छुआछूत का अंत। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 17 से, ध्यान रखना है। यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 लिखिएगा है ना, अनुच्छेद 14। उपाधियों की समाप्ति किस में है सर, अनुच्छेद 18 लिख लीजिए, अनुच्छेद 18। और अवसर की समानता सर किस में है, तो अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में है ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में पूछ लेता है, सारा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहते हैं कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, बताइए। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें कि चाय की खेती होती है।
तो कहेंगे सर किशनगंज में, सर ऑप्शन डी में दे रखा है किशनगंज में, बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में चाय की खेती की जाती है, ठीक है ना, एक जिला ये है ना, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पर, बताइए उर्वरक कारखाना। तो बाबू मेरे बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है, कहाँ पर, कहेंगे सर बरौनी में। उर्वरक मतलब समझ ही रहे होंगे, खाद का कारखाना ना, खाद बनाया जाता है वहाँ पर। वैसे और भी हैं पटना वगैरह, मुजफ्फरपुर वगैरह में, वो छोटा मोटा है, लेकिन आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको बरौनी ही लगाना है ना। तो बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम हिंदुस्तान लिख लीजिए, हो सकता है नाम तो वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी एक बार लिख लीजिए, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। तो लिमिटेड इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, हिंदी में इसी को शॉर्ट में बोला जाता है HURL, हिंदुस्तान है ना उर्वरक रसायन लिमिटेड, कुछ इस प्रकार से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है, बताइए लोटा पहाड़। सर लोटा पहाड़ क्या है, तो पहाड़ ही है, यहाँ तो कह तो रहा है कि पहाड़ है ना, लेकिन वो लोटे के आकार का है, वो जो पहाड़ है बाबू मेरे लोटे के आकार का है, इसलिए उसको लोटा पहाड़ नाम दिया गया। ये कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड के सिंहभूम जिला में। कहाँ पर है ये, कहेंगे सर झारखंड के सिंहभूम जिला में। यदि स्टेट पूछता कि कहाँ पर पड़ता है तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर झारखंड में। किस जिला में, तो सिंहभूम जिला में, याद रहेगा ना। और ये जो है मेरे बाबू लोटे के आकार का, इसलिए इसको लोटा पहाड़ बोला जाता है। लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रचलित है, क्या चीज़ के लिए सर, लौह अयस्क के भंडारण के लिए, लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रचलित है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, बताइए मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, तो कहेंगे सर बराकर नदी पर स्थित है। और मैथन डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो झारखंड में है। ये भी कहाँ पर है, कहेंगे सर झारखंड में स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। और यदि पूछा जाए किस जिला में पड़ जाता है, तो धनबाद जिला में पड़ जाता है। कहाँ पर, धनबाद जिला में, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, ठीक है, बराकर नदी पर स्थित है मैथन डैम। आइए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी ये किस संविधान संशोधन में सही किया गया या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को अब मंत्रिपरिषद की सलाह मानना ही पड़ेगा। तो कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब, 1976। अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था ना, 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया कि आपको जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मान करके ही काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद मेरे बाबू 44वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है, तो 1978 में जाकर होता है। 1978 में 2 साल बाद फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, और उसमें फिर ये प्रावधान जोड़ दिया जाता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है। मतलब पहले पुनर्विचार करने के लिए, मतलब मंत्रिपरिषद ने जो कह दिया वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर आगे जा करके उन पर यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है उस पर खुद विचार कर सकते हैं, जो मंत्रिपरिषद जो सलाह दे रहे हैं और उस पर राष्ट्रपति भी विचार कर सकते हैं। तो ये विचार वाला प्रावधान कब जोड़ा गया संविधान में, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जोड़ा गया। लेकिन उससे पहले 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था तो सिर्फ यही जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रख करके चलना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाल के अकॉर्डिंग, है ना। चलिएगा अच्छा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कहेंगे सर 1946, और एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तब तो कहेंगे सर 2 सितंबर, है ना। 2 सितंबर 1946 को सर अंतरिम सरकार की गठन होता है। अच्छा नेतृत्व कौन करता है, एक नेतृत्व करता है, इसमें पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नेतृत्व करता थे अंतरिम सरकार का। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी। और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, बताइए कौन थे वो शासक जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था।
तो ध्यान रखिएगा, क से कश्मीर, क से कनिष्क, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो कनिष्क ने जो है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था। और कश्मीर में भी कहाँ पर, तो क से कश्मीर, क से कनिष्क और क से कुंडल वन, ध्यान रखिएगा, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया था। अच्छा, पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो बाबू मेरे ध्यान रखिएगा, वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। हो सकता है आपसे उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाए, तो उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष। अध्यक्षता कुल मिलाकर के वसुमित्र और अश्वघोष दोनों कर रहे थे, लेकिन वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे और अश्वघोष ये जो है उपाध्यक्ष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के। कहाँ होते हैं, कश्मीर के कुंडल वन में। शासक कौन थे, ये कनिष्क, ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था। क्या मस्त क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा वो चीनी यात्री था जो कि भारत आया था, पूछा जाता है एग्जाम में। तो कहेंगे सर उसका नाम था वेंत सांग। आप लोग पढ़ेंगे वेंत सांग की भारत यात्रा। तो किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन था, एक चीनी पर्यटक यानी चीनी यात्री था, नाम था उसका वेंत सांग, आया था भारत। कब आता है सर, 630 ईस्वी में आता है और यहाँ पर 15 साल तक रहता है, 15 वर्षों तक यहाँ पर रहता है और 645 ईस्वी में वापस ये कहाँ चला जाता है, चीन लौट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोनों डेट याद रखना है ना। कई देश के यात्री जो है भारत आगमन के लिए आए हैं, आप सभी लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन ये आते थे सर क्या करने के लिए, तो सबका उद्देश्य अलग अलग हुआ करता था। तो यहाँ पर जो वेंत सांग था, इनका भी एक उद्देश्य था, ये जो है हमारे भारत में बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानने आया था, या फिर ये कहें कि बौद्ध जो कि स्थान है वहाँ पर ये दर्शन करने के लिए आया था, यानी इसको जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानना था। तो उस उद्देश्य से ये आया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके शिक्षा भी ग्रहण किया है इन्होंने, कौन, वेंत सांग, ठीक है। जब ये वापस गए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा। इसके पुस्तक के बारे में कई बार पूछा जाता है बाबू मेरे, ध्यान रखिएगा। इसके पुस्तक का नाम था CU की, यही नाम है, देख रहे हैं, इस प्रकार से ही नाम है उसका, CU की। इस पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखता है कि भारत में हमने क्या क्या देखा, वहाँ पर बौद्ध ग्रंथ के बारे में, ये सब खूब चर्चा इसमें इन्होंने जो है बहुत बखूबी से लिखा है। तो CU की इसकी पुस्तक का नाम है, ये आपको याद रखना है। 630 ईसा पूर्व में ये जो है आते हैं, किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, और 645 ईस्वी में ये वापस चीन लौट जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितना सा आपको याद रखना है। हो सके उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो यही आपको बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में ये जानना आया था, उसके ग्रंथ के बारे में, उसके स्थान के बारे में, कहाँ पर बौद्ध धर्म के कौन कौन से स्थान हैं, तो उन सबका दर्शन करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में ये रह करके जो है शिक्षा भी ग्रहण किए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें फंसता कहाँ पर है, जब पूछा जाता है ना कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो कई लोग ईत सिंह लगा देता है या फाहियान लगा देता है। देखिए गलत, फाहियान तो वैसे भी नहीं होगा, ईत सिंह भी नहीं होगा। ईत सिंह जो है ना मेरे भाई, हर्षवर्धन के मरने के 25 साल बाद ईत सिंह जो है यहाँ पर भारत आया था। ये हर्षवर्धन जो है ये तब मर चुके थे, तो बिखर चुका था उनका साम्राज्य, तब आता है 25 साल बाद आता है ईत सिंह। तो ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ईत सिंह नहीं आता है, ये 25 साल बाद आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपको नहीं लगाना है। फाहियान के बारे में कई सारे स्टूडेंट गलती कर देता है। फाहियान जो आया है मेरे बाबू, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया है, लिख लीजिए कहीं पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है, बताइए। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में स्थित है, बताइए। तो कहेंगे सर कुम्हरार महल सर बिहार के पटना में स्थित है, पटना जिला में स्थित है कुम्हरार महल। सर ये कुम्हरार महल क्या है, तो इसके बारे में बस इतना जान लीजिए कि ये बलुआ पत्थर से बना हुआ, किस पत्थर से सर, बलुआ पत्थर से बना हुआ 80 स्तंभों का एक क्या है, महल है। 80 स्तंभों का एक क्या है, महल है। बलुआ पत्थर से बना हुआ 80 स्तंभों का एक महल है, कुम्हरार महल इसका नाम है, बिहार के पटना जिले में स्थित है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिया था। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा सर, 13 अप्रैल 1919 को सर होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। सर ऑप्शन सी में दे रखा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि कौन दिए थे, कब दिए थे, 1915 में ब्रिटिश किंग हुआ करते थे या ब्रिटिश के राजा हुआ करते थे, कौन, कहेंगे सर जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने इनको जो है ये उपाधि दिया था, नाइटहुड की उपाधि दिया था
1915 में, और 1919 में जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसमें ये अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है अलवर संत डैश के उपासक थे। भाई मेरे अलवर संत किसके उपासक थे, कहेंगे सर विष्णु के उपासक थे। इसके बारे में बस इतना आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलवर संत विष्णु के उपासक थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। ये सवाल थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए कि मिस्र को किसने नील नदी का वरदान कहा था, है ना। मिस्र जो है मेरे बाबू ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है, और उसी के कारण जो उनकी पानी की सुविधा है ना, हर चीज़ों की सुविधा नील नदी के कारण ही संभव हो पाता है मिस्र को। तो कुल मिलाकर के इसको मिस्र जो देश है इसको नील नदी का वरदान कहना चाहिए, क्योंकि सवाल देख रहे हैं किस प्रकार से पूछा गया है, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था। भाई अब जो हो क्वेश्चन का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो किसने कहा था, कहेंगे सर हेरोडोटस ने कहा था। किसने कहा था, हेरोडोटस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो भाई मेरी नील नदी ही है, ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये निकलता कहाँ से है, तो लिख लीजिए थोड़ा सा जानकारी के लिए। ये अफ्रीका में विक्टोरिया झील पड़ता है। कहाँ पर सर, अफ्रीका के विक्टोरिया झील से ये निकलता है ना, विक्टोरिया झील से ये निकलता है, और ये जो है भूमध्य सागर में जाकर के गिरता है। कहाँ पर, भूमध्य सागर में जाकर के ये जो है गिर जाती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कहता है भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है। देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत के सर्वोदय नेता के रूप में किससे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि के रूप में जानते हैं हम लोग, तो लोक नायक, है ना। इनको कौन सा, अच्छा जननायक कर्पूरी ठाकुर आप सभी को बता चुके हैं। यदि पूछा जाए जननायक कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर। लेकिन लोक नायक तो जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, इसका जीवन काल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जीवन काल 1902 में, है ना सर। 1902 में इसका जन्म होता है, इसकी नहीं बोलिए सॉरी, इसका जन्म होता है 1902 में, और 1979 में जाकर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत, तो भाई मेरे विनोबा भावे ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाब्रू शिलालेख। यहाँ पर इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भाब्रू शिलालेख। ठीक है, और त्रिरत्न कौन कौन सा, तो बुद्ध लिख लीजिए कहीं पर, बुद्ध धम्म और संघ, है ना। तो त्रिरत्न यही थे, बुद्ध धम्म और संघ। तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा, भाब्रू शिलालेख। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा लास्ट में होमवर्क, तो ये बताइएगा इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। एक बार आप सभी को क्लास में पूछे थे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी सारे लोगों ने इनका सही आंसर किया है। यहाँ पर पूछा गया है एसबीआई की स्थापना कब होती है, बताना है 1955, 1947, 1960 या 1972। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का या फिर पिन कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है, फ्री में आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।